चलिए, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? सर, आज हम एनपीओ के बारे में पढ़ने वाले हैं सर। सर, एनपीओ का मतलब क्या रहता है सर? सर, कोई बता सकता है सर एनपीओ का क्या मतलब रहता है सर? वैसे लिखा हुआ है ऐसा, मालूम है सर, यहाँ पे लिखा हुआ तो है, बट स्टिल एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगा सर। सर, एनपीओ रहता क्या है सर? सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके कोई चीज रहती है सर। सर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सर, कुछ तो रहता है सर, ऐसा बंदा रहता है सर। चलिए सर, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं सर। A non-profit organization is a legal and accounting entity registered under Section 8 of the Companies Act 2013 that is operated for the benefit of the society. Benefit of the society as a whole, rather than for the benefit of a sole proprietor or a group of partnership or shareholders. सर, कुछ एग्जाम्पल्स भी है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सर कुछ एग्जाम्पल्स भी, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं सर, क्लब्स हो सकते हैं सर, टेम्पल्स पकड़ के चलिए, चर्च पकड़ के चलिए, मॉस्क्यूज पकड़ के चलिए, सब रिलीजियस प्लेसेस पकड़ के चलिए सर। तो सर जी, इसे हम एनपीओ बोलते हैं सर। तो सर चलिए सर, एनपीओ का जितना तक हमने यहाँ पे पढ़ा सर, इसका मतलब क्या रहता है कि सर जो सोशल सर्विस के लिए हो, समाज की सेवा, समाज का ग्रोथ समाज का ग्रोथ होने के लिए सर जी, ठीक है, इतनी हिंदी नहीं आती है, भावनाओं को समझो बट मेरी। एग्रीड है कि नहीं है सर? तो सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर, इनका मेन मोटिव क्या रहता है सर? नॉट फॉर प्रॉफिट या एनपीओ का सर अगर मैं बात करता हूँ सर, इनका मेन मोटिव क्या रहता है कि जो सोसाइटी एज एन ओल हो वो डेवलप हो सर। कोई कोई मेडिकल में ज्यादा इन्वेस्ट करता है क्योंकि बाबा कोई सब लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, कोई लोग एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे बाबा सब लोगों को एजुकेशनल ट्रीटमेंट मिले। तो सर एनपीओ का ये छोटा सा मतलब है सर, हमने ट्वेल्थ में भी कुछ चीजें पढ़ी हुई है सर, ऐसा तो नहीं कि हमने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा, हमने ट्वेल्थ में भी ऐसा कुछ देखा हुआ है सर। सर मैं इसके साथ आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। यस सर, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? ये छोटा सा सिल्ली वाला क्वेश्चन है सर, सिल्ली मिली वाला क्वेश्चन है सर। सर, आप मुझे बता सकते हो कि एनपीओ प्रॉफिट कमा सकता है क्या? अभी आप बोल रहे हो कि सर एनपीओ किसके लिए सर? समाज की सेवा के लिए है सर, फॉर द सोशल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी सर। तो सर एक सिली सा क्वेश्चन है सर, क्या एनपीओ प्रॉफिट कमा सकता है क्या सर? सर आप बोल रहे, आप सब लोगों का आंसर आ रहा है नहीं सर, एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमा सकता। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ सर, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्रीड है? तो पब्लिक हॉस्पिटल्स पकड़ के चलिए, जैसे टाटा ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स पकड़ के चलिए सर, वो मेजरली पब्लिक को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए रहता है। चलिए मैं उनका एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट इन लोगों की बात करेंगे तो सर टाटा ट्रस्ट से ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं लगता मुझे। अभी अजीम प्रेमजी ट्रस्ट भी है, इन दोनों ने काफी ज्यादा पब्लिक क्या बोलते हैं वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है। अगर आप देखेंगे तो अजीम प्रेम जी ने अराउंड 40-50,000 करोड़, 40-50,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, लैक्स की नहीं बात कर रहा हूँ बाबा, डोनेट कर चुके हैं भाई साहब ये लोग। फिगर थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10-12 हजार करोड़, हाँ ज्यादा नहीं बट सर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, चलिए समझिए मैं हॉस्पिटल हूँ, मैं सोशल सर्विस के रिलेटेड मैं मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, उसके लिए मैं काफी नॉमिनल फीस चार्ज करता हूँ, 10 रुपीज या 20 रुपीज, चलिए 200 रुपीज। तो समझिए मेरा इनकम साइड में आप पकड़ के चलिए तो इनकम साइड में मुझे 1,000 रुपीज का टोटल कलेक्शन हुआ। जब मैं डॉक्टर की फीस मिला लेता हूँ, डेप्रिसिएशन ये सब कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर हो जाता है 900 का। सर मेरा इनकम कितना हुआ है? चलिए इसको हम इनकम बोल सकते हैं सर, इसको हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा एक टाइप का। सर मेरा इनकम कितना हुआ है? सर आपका इनकम हुआ है 1,000 का, सर मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है 900 का सर। इनकम 1,000, एक्सपेंडिचर 900 सर। तो सर आपका प्रॉफिट हो सकता है क्या? ये जितना तक मुझे समझ में आता है, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है क्या इस वाले केसेस में? सर इस वाले केसेस में तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 100 का। ये सर जिसको आप सरप्लस बोलते हो, चलिए मैं एग्री करता हूँ कि टर्मिनोलॉजी हम समझ लेंगे, सीख भी लेंगे सर, बट मैं वापस आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोगों ने बोला कि क्या एनपीओ प्रॉफिट कमा सकता है? एनपीओ को प्रॉफिट जिसको आप सरप्लस भी बोलते हो, सर क्या एनपीओ प्रॉफिट या सरप्लस कर सकता है क्या?
ये ऐसे नो में आएगा। अगर जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसके पीछे मुझे रीजन समझना है। आपने खुद ने बोला कि सर ये जो ट्रस्ट बनाया है हमने, सर ये जो एनपीओ हमने बनाया है ये पब्लिक सेवा के लिए, सर ये जनरल पब्लिक की सेवा के लिए, तो सर ये प्रॉफिट थोड़ी बना सकता है। अगर ये सोशल वेलफेयर के लिए तो ये प्रॉफिट थोड़ी बना सकता है सर, बट ये प्रॉफिट बना रहा है। ये प्रॉफिट बना नहीं सकता है बट स्टिल ये प्रॉफिट बना रहा है सर। तो सर कहां पे गलती हो रही है, कहीं पे गलती हो रही है क्या सर? क्या हमने गलत समझा है एनपीओ को? क्या हमने एनपीओ को गलत समझा है क्या? एक मिनट रुक जाइए। आप मुझे बता सकते हो कि सर एनपीओ प्रॉफिट कर सकते हैं, एनपीओ सरप्लस हो सकता है क्या? आप लोगों ने बोला है यस सर एनपीओ का सरप्लस हो सकता है, एनपीओ का प्रॉफिट हो सकता है। बट सर क्या वो प्रॉफिट करना चाहेगा क्या? उसका प्रॉफिट कैसे हो सकता है सर? सर मुझे एक बहुत ही अच्छा आंसर मिला है। कौशल, वेरी गुड। सर इनका प्राइमरी मोटो क्या है वो देखिए सर। सर बिजनेस का प्राइमरी मोटो क्या रहता है? सर हर बिजनेस का प्राइमरी मोटो रहता है कि बाबा मुझे क्या करना है सर, मुझे पैसा कमाना है। ये हर बिजनेस का प्राइमरी मोटो रहता है। सर एनपीओ का प्राइमरी मोटो क्या है सर? उनका मोटो नहीं है प्रॉफिट कमाना, उनका मोटो है सर्विस देना सर, उनका मोटो है सोशल वेलफेयर के लिए सर। तो सर उस केसेस में अगर उनको कुछ पैसा भी मिल जाता है तो उसमें गलत बात नहीं है सर। थोड़ा अगर ज्यादा ले भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, वो बाद में उसी चीज में यूज करने वाला है। तो सर एनपीओ के केसेस में ना उनका मोटो देखिए सर, उनका दिल देखिए। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होपफुली सर ये चीज हमें समझी है कि सर एनपीओ के केसेस में क्या होने वाला है। एग्रीड है सर? चलिए सर आगे मैं एनपीओ के बारे में पढ़ लेता हूँ। सर हम लोग यहाँ पे क्यों आए सर? सर अगर मैं आपको एक ही चीज हमेशा बोलूंगा कि सर हमारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। देखिए जैसे मैंने तुमको पार्टनरशिप में भी बोला था बाबा पार्टनर मर जाता, पार्टनर मर गया, नहीं हमें दुख नहीं करना, हमें देखना कि बाबा अब इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सेम वे सर अगर मैं एनपीओ की भी बात करता हूँ तो सर एनपीओ में भी क्या करने वाले? सर एनपीओ में भी हम अकाउंटिंग ही करने वाले। सर एनपीओ में नॉर्मली आप तीन चीजें देखने वाले। हम क्या देखने वाले हैं? नॉर्मली हम तीन चीजें देखने वाले। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप देखने वाले हो, एक आप देखने वाले हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा आप देखने वाले हो बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। बैलेंस शीट हम सबको भी मालूम है सर ये क्या दिखाती है? ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगी। तो सर ये एनपीओ का भी क्या दिखाएगी? ये एनपीओ का भी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने वाली है। जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है सर? इट इज जस्ट लाइक एन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आप बिजनेस एंटिटीज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, वैसे यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाओगे, यहाँ पे आप बनाने वाले हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर। क्यों? क्योंकि सर इनको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई मोह माया नहीं है सर, इनको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चाहिए सर, इनको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चाहिए। एग्रीड है सर जी? तो सर इनको क्या चाहिए सर? इनको कुछ चाहिए नहीं सर जी, तो इसलिए हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोल पाएंगे सर। इसलिए हम उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, सेम चीज है सर, सब चीज सेम होने वाली है, बट हम प्रॉफिट एंड लॉस के बोलने की जगह पे हम क्या बोलेंगे? उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलेंगे। दूसरी चीज आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, बट स्टिल एक बार आपको हाईलाइट कर देता हूं मैं। अगर आप एनपीओ हो, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपका कुछ भी प्रॉफिट होता है, जैसे अज्यूम कर लीजिए कि सर जो कोई एजुकेशनल ट्रस्ट है, इस एजुकेशनल ट्रस्ट ने ना 20 करोड़ का प्रॉफिट किया, अच्छा लगता है ऐसा? तो उस 20 करोड़ का प्रॉफिट नहीं बोलेंगे सर, उसको 20 करोड़ का हम क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। तो ये लोग क्या टर्म, इन्होंने थोड़े से बहुत टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, बाकी सब सेम है। जैसे इनकम एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस को ये लोग क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते थे। प्रॉफिट को ये लोग सरप्लस बोलते थे, लॉस को ये लोग क्या बोलते थे? लॉस को ये लोग डेफिसिट बोलते थे। इसके साथ तीसरा वाला चीज है ये जो आप देखने वाले हो आगे जाके, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रहने वाला है? ये आपका जो कहीं पे आपने जो कैश बुक देखा है, पढ़ा है, समझा है, ये उसी का ही कॉपी रहने वाला है। जैसे अपना कैश लेजर कैसे रहता है? समराइज ट्रांजेक्शन से रहता है, वैसे ये समराइज ट्रांजेक्शन बताने वाला है आपको कैश एंड बैंक। तो होपफुली सर ये तीन चीजें हमें मालूम है कि क्या बनता है, किस तरीके से होता है एंड सो ऑन। एग्रीड है? ये काफी डिफिकल्ट चीज थी जो मैंने पढ़ाई है। किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरे से ना पूछिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सर, आगे बढ़ता हूँ सर। हमने सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में पढ़ा था।
तो सर रिसीव्ड एंड पेमेंट को हम थोड़ा सा और समराइज्ड वे में देख लेते हैं। इसको सर थोड़ा सा और हम समराइज्ड वे में देख लेते हैं। सर ये क्या है, बेसिकली ये समराइजेशन है सर किसका, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का। जैसे आप कैश बुक कैसे बनाते हो सर, वैसा ही है ये। चलिए ठीक है, ये चीज तो मालूम है सर। अभी सर कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हर कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हर टाइप का कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सर अगर कैपिटल किसी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया तो भी वो भी हम कैश बुक में तो रिकॉर्ड करते हैं ना, भले वो पीएनएल में नहीं आएगा बट वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड होता है। सेम वे में ये लोग क्या बोलते हैं कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पकड़ के चलिए या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ के चलिए, आप रेवेन्यू रिसीव पकड़ के चलिए या आप कैपिटल रिसीव पकड़ के चलिए, हर टाइप की रिसिप्ट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। होपफुली ये चीज हमें समझी है, होपफुली सर ये चीज हमें समझी है। ये छोटा सा चीज है, ये नॉर्मली आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, बट स्टिल एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं सर। उसके साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ सर, सर जैसे मैं कैश की बात करता हूँ तो सर कैश बुक्स में क्या रहेगा, करंट ईयर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। आज कैश मिली तो आज रिकॉर्ड होगा, आज कैश नहीं मिली तो आज रिकॉर्ड नहीं होगा। समझिए लास्ट ईयर का डेटर है, उसने मुझे आज कैश दी, मैं लास्ट ईयर मैंने सेल किया था, उसका कैश अगर मुझे आज मिला है, सेल्स तो भले लास्ट ईयर में रिकॉर्ड हो गई रहेगी बट कैश तो करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा ना सर, जिस ईयर में आपको कैश मिला है। तो सर कैश बुक में आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ईयर के किसी भी पीरियड के आप ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हो। आप ऐसा कोई भेदभाव नहीं करने वाले हो जैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हो। सर प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं सर, हम करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करते हैं, जो करंट ईयर का नहीं है वो हम रिकॉर्ड करते क्या, नहीं सर वो हम करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करते। बट जब मैं कैश अकाउंट की बात करता हूँ, जैसे मैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे, वहां पे तो सर हम हर टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाले। सर इसकी एक ना प्रॉब्लम है सर, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की क्या प्रॉब्लम है सर, ये हमें बताता नहीं कि निखिल एनपीओ ने कितना पैसा कमाया, कितना सरप्लस हुआ या कितना उनको डेफिसिट हुआ, ये बताता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन के कारण हमें क्या बनाना पड़ता है सर, इस लिमिटेशन के कारण ही हमें बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होपफुल ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हमने नॉर्मली सर ये सब चीजें समझी है। ये कुछ नहीं सर, ये आपका कैश अकाउंट है सर, ये आपका कैश लेजर, ये आपका कैश अकाउंट है। एवरी कैश ट्रांजेक्शन सर, एवरी कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा सर, एग्रीड है। बस सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई सरप्लस या डेफिसिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते सर, सर ये अक्रूवल बेसिस पे बनता नहीं है और यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स आएंगे नहीं। नॉन कैश आइटम्स कैसे हो गया सर, आप डेप्रिसिएशन पकड़ के चलिए सर, डेप्रिसिएशन आएगा क्या यहाँ पे, आएगा क्या ना। तो सर ये सब कारणों के सर ये हमारा लिमिटेशन है कि इससे हम सरप्लस या डेफिसिट नहीं निकाल सकते, इसका हम निकाल नहीं सकते सर। इस केसेस में हम क्या करेंगे, इस केसेस में हम आगे बढ़ेंगे। आपका दूसरा अकाउंट रहेगा सर, हमारा दूसरा अकाउंट क्या रहने वाला है सर, ये रहने वाला है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सर। सर ये हमें किस काम में आने वाला है सर, सबसे पहला सबसे मेन मोटो इसका एक ही रहने वाला है कि निकल सरप्लस है या डेफिसिट है, ये चीज के लिए हमें ये काम में आने वाला है, एग्रीड है। सर इसके साथ अगर मैं आपको बोलता हूं सर ये किस बेसिस पे बनेगा सर ये मैचिंग एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ये बनने वाला है सर। सर ये किस कॉन्सेप्ट पे बनने वाला है सर, ये मैचिंग एंड अप्रूवल, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अप्रूवल बोल रहा हूँ बाबा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ये बनने वाला है सर जी, एग्रीड है। सर यहाँ पे कैश या नॉन कैश आइटम्स दोनों आएंगे, जैसे आप एग्जांपल डेप्रिसिएशन का ले सकते हो सर, ये हमारा नॉन कैश आइटम हो गया। स्टिल यहाँ पे पीएनएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आएगा ना सर, ये कैश में नहीं आने वाला है, एग्रीड है। सर उसके साथ मैं बात करता हूं, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कोई भी कैपिटल इनकम है वो पीएनएल में नहीं आती है। ओनली रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही पीएनएल में आने वाला है। उसके साथ आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, बट कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कोई भी कैपिटल इनकम इस बात में कही जाए तो सर यहाँ पे वो नहीं आने वाली है। कैपिटल इनकम के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी सर। लास्ट चीज क्या है कि सर यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर का ही होगा, यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर का ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है।
पास्ट या फ्यूचर ईयर का रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर फ्यूचर का रहा तो उसको प्रीपेड बोल देते हो, पास्ट रहा तो उसको हम आउटस्टैंडिंग बोल देते हैं सर जी। बट सिर्फ करंट ईयर का ही रिकॉर्ड होगा और किस ईयर का रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। एग्रीड है? मुझे मालूम है कि मैं बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ा रहा हूँ, बट स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज नहीं समझी है तो बोलिए प्लीज। ये वाला चीज डाइजेस्ट हुआ है, ये वाला चीज समझा है हमें? छोटी मोटी चीजें है यार। ये क्यों था, ये तुम्हारे मॉड्यूल में थ्योरी था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक्चुअली लिखना ये कुछ इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बट स्टिल। चलिए सर। श्रेयस थैंक यू सो मच। एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगे हाँ इस बार बनाने में। तो थोड़े से ज्यादा वर्किंग पे काम करने लग गया था मैं। तो क्या करूँ यार, फालतू टाइम मिलता है तो ये सब चीजें हो जाती है फिर मेरी चलिए आगे बढ़ते सर इसी बात पे। सर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे मैंने आपको बोला था कि सर अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो सर टाटा ट्रस्ट के बारे में अगर हम बात ना करें तो सर अच्छा ही नहीं है सर। आपको मालूम है सर कुछ टाटा ट्रस्ट के बारे में? कोई बता सकता है कुछ टाटा ट्रस्ट के बारे में कोई चीजें? किसी को अगर कोई कुछ नॉलेज है, कोई अंडरस्टैंडिंग है कि सर टाटा ट्रस्ट क्या करते हैं, क्या है, क्या उनका है, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर एंड ऑल है, कुछ थोड़ा सा बेसिक। चलो अगर स्ट्रक्चर वक्चर तो थोड़ा सा दूसरी वाली चीज है, कुछ नॉर्मली चीजें मालूम है आपको कि टाटा ट्रस्ट के बारे में क्या है? चलिए नहीं तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। मैं टाटा ट्रस्ट के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये टाटा का ट्रस्ट है। बहुत ही सर इंटरेस्टिंग चीज है सर, ये टाटा का ट्रस्ट है। ठीक है सर, ये टाटा सन्स करके एक कंपनी है, उनके ही अराउंड 66% कुछ, जितना तक मुझे समझ ध्यान में है 66% ये इनके शेयर होल्डर्स है। और सर ये जो टाटा सन्स ये जो कंपनी है, हाँ ये लिमिटेड कंपनी है सर, ये क्या करती है, ये वेरियस टाटा एंटिटीज में इन्वेस्ट करती है। एग्जाम्पल सर आप बता सकते हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा बेवरेजेस है गया, कुछ ऐसा ही कुछ है जो बेसिकली स्टारबक्स एंड ये सब चलाते हो सर। ऐसे ही बहुत सारे इनके कंपनीज है जिसमें टाटा सन्स लिमिटेड उसमें इन्वेस्ट करती थी। और सर अगर मैं आपको कहूं, टीसीएस इंडिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और इसका 74% शेयर होल्डिंग किसका है सर? टाटा सन्स का है। उसका टाटा सन्स का 66% शेयर होल्डिंग किसका है सर? टाटा ट्रस्ट का है। तो अगर हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करें ना सर, रतन टाटा की अगर मैं बात करता हूँ, रतन टाटा सर, इनको तो मैं सर ही बोलना प्रेफर करूंगा। ये भाई साहब ना वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। हाँ ये टॉप 3 में आने वाले, उससे नीचे नहीं जाने वाले। इनके पास इतना वेल्थ है अगर हम वैसे कैलकुलेट की जाए तो। बट अगर आप कभी भी देखेंगे तो सर टाटा इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी आते नहीं है, क्योंकि उनका होल्डिंग थोड़ा सा इस तरीके से है। और अगर आप देखेंगे ना जो ये ट्रस्ट एंड ऑल है, ये ट्रस्ट के थ्रू ये बहुत सारे क्या बोलते हैं कि सर डोनेशंस, हेल्प, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजों में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जैसे आप बीच में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे तब इन्होंने बहुत अच्छा हेल्प किया था। अभी अगर आप कोविड का भी सिचुएशन देख लेते हो, और पीएम रिलीफ फंड था, तो अगर आपने वहां पे भी देखा रहेगा तो सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टाटा का ही था। तो ये थोड़ा ज्यादा लेवल पे सोशल सर्विस करते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि बाबा एक बार इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए सर, अभी मेजर चीज है सर, ये सब चीजें तो ठीक है सर, ये छोटी मोटी चीजें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सर। अभी हम मेजर चीज पे आ जाते हैं सर। हमारा मेजर चीज क्या है, हम अकाउंटिंग किस तरीके से करने वाले हैं। अकाउंटिंग में मैं सबसे पहले आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सर सबसे पहली चीज एक ऐसी रहती है कि सर जिसपे हमें ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है सर, सब्सक्रिप्शन में। और सर सब्सक्रिप्शन का नाम सुन के ना उसकी इतनी सारी एडजस्टमेंट्स आ जाती है ना सर, दिमाग घूम जाता है सर। दिमाग मतलब दिमाग घूम जाता है सर। इसका क्या करे, किस तरीके से करे ना सर, समझ में ही नहीं आता सर। मैं आपको बोलता हूँ ना कि हमारा जो भी डिस्कशन होने वाला है ना सब्सक्रिप्शन बेस पे होने वाला है सर। ये एक देखिए, अगर मैं एनपीओ की बात करता हूँ ना, एनपीओ 2-3 चीजों में ही खत्म हो जाता है। एक सब्सक्रिप्शन में ये बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे आपके साथ, एग्रीड है।
दूसरा देखिए, एनपीओ में बेसिकली कौन 4-5 एडजस्टमेंट्स रहती है जो अतरंगी एडजस्टमेंट्स रहती है, बाकी सब नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है यार। उस नॉर्मल एडजस्टमेंट पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि पापा डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है। ये 4 एडजस्टमेंट्स ऐसी रहती है ना जो प्रॉब्लम है। एक सब्सक्रिप्शन पकड़ के चलिए सर, ऊपर से नीचे घुमा फिरा के रख देती है सर। उसके बाद सर जैसे सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम साइड पे, वैसे सैलरी को पकड़ेंगे सर, उसमें भी सेम मस्ती करेंगे जो सब्सक्रिप्शन में किया था। तीसरा चीज आ जाता है सर, ये डोनेशन को भी फंड में डालेंगे, थोड़ा इधर डालेंगे, थोड़ा कैपिटलाइज करेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे, थोड़ा वैसा मस्ती करेंगे सर। तीसरा ये हो जाता है। एंड चौथा एडजस्टमेंट अगर मैं कहूँ तो दोनों सेम नेचर के, तो सर नेट करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये फालतू से 3-4 एडजस्टमेंट्स रहेंगे, उससे ज्यादा कोई एडजस्टमेंट्स रहेंगे क्या सर? एनपीओ में अगर मैं एडजस्टमेंट्स लेवल पे कहूँ तो सर ये सबसे ज्यादा डेंजरस एडजस्टमेंट रहती है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन आ गया ना तो आपको सैलरी भी आ जाएगा, सेम है सर, कॉपी करके पेस्ट है सर, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं सर। तो सर सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से टैकल करना है ना सर, इसका हमने थोड़ा सा तरीका हम देखने वाले, समझने वाले। तो प्लीज सर इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा सर फास्ट फॉरवर्ड मोड में थे, क्योंकि ये जो भी चीजें थी वो होपफुली सर आपने एक बार देखी रहेगी, समझी रहेगी। सर बेसिकली आ जाते सर पहले वाले चीज पे, सब्सक्रिप्शन होता क्या है सर? सर सब्सक्रिप्शन होता क्या है सर जी? सर ये एक टाइप का हमारा इनकम रहता है। सर हमने कोई चीज सब्सक्राइब की है, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि चलो एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं सर, मैंने वाईफाई का पैक सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मुझे पर मंथ या पर 6 मंथ या पर 3 मंथ या जैसे भी रहता है वैसा मुझे पे करना पड़ता है। मैं सर उनका मेंबर हूँ सर। जैसे हमारा कोई मोबाइल फोन हो गया सर जी, मुझे मैंने भाई मैं उसका प्रीपेड, वो हे भगवान जाने हिंदी में क्या बोलते हैं, हम मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ सर जी। या यूट्यूब का पकड़ के चलो बाबा, आप उसके सब्सक्राइबर हो, आप जब भी उसका भाई साहब का कोई वीडियो आएगा तो आप उसको क्लिक क्लिक करोगे, ये करोगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नॉर्मली सर सब्सक्राइबर होने के लिए हमें कुछ पैसे पे करना पड़ता है। तो सर सब्सक्राइबर, अगर मैं कंज्यूमर लेवल पे बात करूं तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है। बट अगर मैं आपके लेवल पे बात करूं, आपके लेवल मतलब अगर आप एनपीओ हो तो सर आपके लिए वो चीज इनकम होने वाली है। तो सर जो मेरे लिए इनकम होने वाली है, मैं उसको किस तरीके से टैकल करूं, हम उसके बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। एग्रीड है सर? सर इसको हमने 5 स्टेप्स में बाइफरकेट किया। पहले 3 स्टेप्स तो कॉमन होने वाले हैं, 2 स्टेप्स अतरंगी सिचुएशंस में आ जाता है सर। पहला स्टेप आपको समझना है कि सर ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है सर। सर ये इंक्लूसिव है या ये एक्सक्लूसिव है सर, ये एक वाली चीज को आपको समझना है थोड़ा सा सर। इस वाली चीज पे आप मुझे बताइएगा कि सर जी ये कैसे होने वाला है। सर ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसके हमने सबके एक एक एग्जांपल्स देखे, टेंशन नहीं लेना है सर। सर पहली बात तो हमें ये देखना है कि सर ये इंक्लूसिव है या ये एक्सक्लूसिव है सर। सर क्या इंक्लूसिव है, क्या एक्सक्लूसिव है सर? सर इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको देख लेंगे। पहले 1 2 3 को समझ लीजिए, फिर हम 4 एंड 5 पे बाद में जाएंगे सर जी। पहला हमें क्या देखना है कि सर ये इंक्लूसिव है या ये एक्सक्लूसिव है। फिर हमें क्या देखना है कि सर ये करंट ईयर का है या नहीं। सर ये करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं। तीसरा चीज क्या है कि सर ये चीज मैं भूल जाता हूँ, हाँ ये चीज ना यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना है, दिमाग लगाना है सर यहाँ पे थोड़ा सा। ये चीज हम बहुत बार भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी है सर। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ना सर, वो हम नॉर्मली यहाँ पे भूल जाते हैं। तो सर इन तीनों चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे ना, आपकी मेजॉरिटी जो एडजस्टमेंट्स है वो वहां पे टैकल हो जाएगी सर। पहला क्या ढूंढना है कि सर ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है। दूसरा में क्या ढूंढना है कि सर ये करंट ईयर का है या नहीं। एग्रीड है? तीसरा में क्या देखना है कि सर हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भूल ना जाए। ये 3 चीजों का सर हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं इन तीनों को छोड़ देता हूं तो बाकी मुझे नहीं लगता है कि सर हमें कोई ऐसा इशू होने वाला है सर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं सर। चलिए सर हम 1 2 3 को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि सर ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव का क्या मतलब हो गया, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000. It includes 1,600 for 15 and 600 for 2017. Also 3,000 has still to be received for the year 2016. तो सर अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो 42,000 है, इस 42,000 में किसी और ईयर का पैसा इंक्लूडेड है क्या? यस या नो? मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगा कि सर ये जो 42,000 है, इस 42,000 में किसी और ईयर का पैसा इंक्लूडेड है क्या? जैसे इन्होंने क्या बोला कि इट इंक्लूड 1,600 फॉर 2015 एंड 600 फॉर 2017।
यस सर, ये इंक्लूडेड है सर। सर अगर मैं बात करता हूं तो सर ये क्या है सर, ये इंक्लूसिव है सर। देखिए सर, अगर ये इंक्लूसिव है तो क्या करना है और ये एक्सक्लूसिव है तो क्या करना है, उसको समझ लेना है। अगर इंक्लूसिव है तो मुझे ये वाला पार्ट हटाना है, अगर इंक्लूसिव नहीं है तो फिर टेंशन ही नहीं लेना है सर, मगजमारी खत्म सर। पहला बात तो क्या है सर, ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, पहले वाले पार्ट में ये इंक्लूसिव है। इसको मैं ए लिख लेता हूँ, इसको मैं बी लिख लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको इन्होंने क्या बोला कि निखिल, इन्होंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक पार्ट दिया है। उन्होंने क्या बोला कि निखिल सब्सक्रिप्शन 2014 का मुझे मिला है, 2000 2015 का मिला है, 3000 2016 का मिला है, 1,20,000 2017 का मिला है, 7,500 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2016 इज 4,500। तो मेरा करंट ईयर कौन सा है सर, आपका करंट ईयर है 2016। यहाँ पे भी अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो सर मेरा करंट ईयर है 2016। तो सर मैं अगर इस वाले पार्ट पे ध्यान दूं, किस वाले पार्ट पे ध्यान दूं सर, अगर मैं इस वाले पार्ट पे ध्यान दूं तो आप मुझे बता सकते हो कि पॉइंट नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो ये इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। अभी अगर मैं ये 1,20,000 की बात करता हूं, इसमें बाकी सब ईयर्स का मिला हुआ है कि अलग से दिया गया हमें। सर अगर मैं 1,20,000 की बात करूं कि सर ये मिला हुआ है कि अलग से दिया, ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, आप आई या ई करके भी बोल सकते हो। सर ये 1,20,000 हमें अलग से दिया गया है, तो सर ये क्या है सर, ये एक्सक्लूसिव है। तो सर पहली बात तो हमें ध्यान में रखना है कि सर वो इंक्लूसिव है या वो एक्सक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव है तो जो भी डेटा है उसको फेंक दो जो उसके रिलेवेंट नहीं है। अगर एक्सक्लूसिव है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है बाबा, तुमको पहले से सेपरेट करके दिया गया है। एग्रीड है। मैं एक बार वापस इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा। चलिए मैं एक बार यहाँ पे रफ कर देता हूं, ठीक है। आप एक बार समझ लीजिए, इनकी भावनाएं समझ लीजिए थोड़ा सा। सर पहले वाले पार्ट में कैसा होगा सर, वो समझ लेते हैं। सर during 2016 subscription received in cash is 42,000. It includes 1,600 for 2015 and 600 for 2017. तो सर in this 42,000 2015 का भी कुछ है, 2017 का भी कुछ है। तो सर बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन इज इंक्लूसिव, मतलब इसमें बाकी सारे ईयर्स का भी, अदर देन 2016 को अगर मैं छोड़ दिया जाए तो बाकी ईयर्स का भी इसमें डेटा इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं इंक्लूसिव बोलूंगा सर इसको। सेम है, मैं अभी बी वाले पॉइंट पे चला जाता हूँ। सर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सर 2014 का 2 है, 15 का 3 है, 2016 का 120 है, 2017 का 7,500। तो सर यहाँ पे डेटा पहले से दिया गया कि निखिल 2016 का 1,20,000 है, सर फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इसने पहले से सेग्रीगेट करके मतलब सर अलग अलग करके मुझे दे दिया है। तो सर यहाँ पे जो मेरा सब्सक्रिप्शन है 120 का, ये एक्सक्लूसिव है, ये मेरा इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन नहीं है। होपफुली सर ये चीज हमें समझी है, नहीं समझी है यहाँ पे तो मुझे रोक देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप बोल देने का कि सर नहीं समझा, वापस समझाओ यार। तो इन दोनों में अगर मैं इसकी बात करता हूं, बी वाला या ए वाला पार्ट कुछ भी नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हो वापस से। तो सर जी ये ए वाला पार्ट एक बार आप रिपीट कर सकते हो क्या? चलिए सर ये ए वाला पार्ट मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। सर ए वाला पार्ट की भावना है समझिए। सर इन्होंने क्या बोला कि इन द ईयर 2016 आई हैव रिसीव्ड 42,000, इन द ईयर 2016 आई हैव रिसीव्ड 42,000। आउट ऑफ दिस 42,000 कुछ मुझे 2015 का मिला है, कुछ मुझे 2017 का मिला है। तो अगर आप बेसिकली क्वेश्चन को समझते हो तो इस 42,000 में और 2 ईयर्स का भी इंक्लूडेड है, विच इज 2015 का भी इंक्लूडेड है एंड 2017 का भी इंक्लूडेड है। बट अगर मैं राइट हैंड साइड में आ जाता हूँ, आपके बी वाले पार्ट में आ जाता हूँ, बी वाले पार्ट में ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल सब्सक्रिप्शन आपको टोटल कितना मिला है ये नहीं दिया गया। इन्होंने क्या बोला कि निखिल फॉर द ईयर 14 you have received 2015 you have received 3,000, 16 you have received 120 and for 17 you have received 7,500 rupees। तो यहाँ पे इन्होंने पहले से अलग अलग दे चुके हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हो जाता है। सर इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव किस काम में आने वाला है? सर अगर एक्सक्लूसिव है तो पहले से मुझे सब चीज अलग अलग करके दी गई है, मुझे कोई सर फोड़ी करने की जरूरत है क्या? नहीं करने की जरूरत है।
अगर इंक्लूसिव है तो सर पहले इंक्लूसिव से मुझे किस पे जाना है सर? इंक्लूसिव से आपको जाना है एक्सक्लूसिव पे, फिर आगे का कुछ काम करना है। सर इंक्लूसिव से मुझे किस पे जाना है? एक्सक्लूसिव पे, फिर आगे मुझे कोई काम करना है। तो चलिए सर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर ए की बात करता हूं तो 42,000 है, जिसमें 16 का, ये 2015 का है, 2017 का भी है, एग्रीड है। उससे बाद सर हमने दूसरा एक पॉइंट पढ़ा था। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था कि निकली करंट ईयर का है यस या नो। ये करंट ईयर का है यस या नो में आपको ये चीज का आंसर देना है। अभी आपसे मैं पूछता हूं, ये 1600 है, मेरा करंट ईयर क्या है सर? मेरा करंट ईयर है 2016। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा सर, ये जो 1600 है, ये जो 1600 है, ये करंट ईयर का है क्या? यस या नो? सर 1600 करंट ईयर का नहीं है। सर ये जो 600 है, ये करंट ईयर का है क्या? नहीं सर, ये भी करंट ईयर का नहीं है। सर ये जो नीचे 3000 दिया गया है, सर क्या ये करंट ईयर का है? ये सर ये करंट ईयर का है, क्योंकि यहाँ पे 2016 लिखा हुआ है, तो सर जी ये करंट ईयर का है। ये तीन चीजें हमें समझिए। यस सर, ये तीन चीजें समझिए। जो भी करंट ईयर का है उसको प्लस करो, जो भी करंट ईयर का नहीं है उसको माइनस करो, आपका आंसर आ गया। एक बार करके देखो। चलिए एक बार हम भी करके देखते हैं कि सर हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। मेरा सब्सक्रिप्शन कितना है सर? सर आपका सब्सक्रिप्शन टोटल है 42,000। अभी इसमें मैं सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा सर? 2015 करंट ईयर का है क्या? नहीं है, तो ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख लूंगा 2015 का है। वैसे ही सर 2017 करंट ईयर का है क्या? नहीं है सर, इसको भी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सर। उसके बाद सर 3000 ये करंट ईयर का है क्या? यस सर, ये करंट ईयर का है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। अमाउंट कितना है? अमाउंट में रिस्पेक्टिवली यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूँ सर, 1600, 600, 3000। यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन डाल देता हूँ। सर अभी यहाँ पे हमें समझना है, अभी 2015 का करंट ईयर में मिला है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग रहेगा प्रीवियस ईयर का जो मुझे करंट ईयर में मिला रहेगा। तो सर मैं यहाँ पे वर्डिंग्स चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2015 ही लिख रहा हूँ सर, आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 2015। ये 2017 का प्री रिसीव्ड मिला है, तो प्री रिसीव्ड इन 2017। ये सर 2016 का अभी तक नहीं मिला, तो मैं इसको बोलूंगा सर आउटस्टैंडिंग फॉर 2016। मेरा आंसर कितना आ गया अगर आप देखते हो? मेरा आंसर आ गया सर 42,800। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, आप बोल सकते हो कि सर जी ये डिफिकल्ट होने वाला है, ये चीज हमें नहीं समझ में आने वाली है। जनता आपसे जवाब मांगना चाहती है। जनता नहीं, वैसे मैं ही मांग रहा हूँ अभी तो। है कुछ फालतू सा चीज है सर? करंट ईयर का देखना है, लास्ट ईयर का देखना है सर, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव देखना है सर, काफी इजी है, कुछ नहीं है, कोई सरफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैं आपको बी वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ सर। बी वाले पॉइंट को एक बार हम समझ लेते हैं। किसी को भी नहीं समझा है, कहीं पे भी नहीं समझा, तो आप मुझे बोल सकते हो वापस से कि सर ये वाला पार्ट दिमाग खराब हो गया सर, ये वाला पार्ट हमें नहीं समझा था। मैं वापस बी वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ एक बार सर। यहाँ पे क्या था सर? ये एक्सक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिव है तो कुछ माइनस करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्लस करने की जरूरत है। ये चीज पे ध्यान रखेगा। इंक्लूसिव रहता है तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव जाना है, फिर आगे कुछ करना है सर। तो सर यहाँ पे हम क्या देखेंगे? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ सर, इसको मैं नीचे बी बोल दूंगा। यहाँ पे क्या रहेगा सर? अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा सब्सक्रिप्शन कितना है? अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मेरा सब्सक्रिप्शन है 120।
मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है ड्यूरिंग द ईयर 2016? अगर आप देखते हो तो सर आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2016 है 4500, जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखते हो एक्सक्लूसिव है तो और कुछ देखना है क्या? नहीं देखना है, सिर्फ इस पार्ट को लेना है। कौन सा वाले पार्ट को लेना है सर? इस वाले पार्ट को लेना है। उसके साथ सर 2016 में क्या सर ये वाला पार्ट है 4500, इस वाले पार्ट को भी ले लेना है क्या? यस सर जी। हमारा आंसर कितना आ गया सर? हमारा आंसर आ गया 124,500। बिल्कुल कोई सर फोड़ी करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको दिमाग लगाने की, कोई ऐसा सर फोड़ना, गुस्सा होना, ऐसा कोई मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई चीज नहीं समझी है, सी ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझी है तो आप पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर जी ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझा है, प्लीज री एक्सप्लेन कर दीजिए। किसी को भी ऐसा कुछ है कि नहीं सर खराब हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला प्रॉब्लम है, तो बोलिए। कौन सा वाला रिपीट करूं, ए की बी? चलिए सर ए वाला पार्ट हम वापस रिपीट कर लेते हैं। सर ए वाला पार्ट हम वापस रिपीट कर लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं सर जी। सर ए वाले पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि निखिल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज। चलिए इस वाले पार्ट को हम एक बार समझ लेते हैं। ग्रीन वाले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, रेड वाला पार्ट हमारा हो चुका है सर। सबसे पहले आपने क्या किया है? सबसे पहले आपने देखा कि ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, तो आपने कंक्लूड किया कि निखिल ये इंक्लूसिव है। एग्रीड है? तो सर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव लेके जाने के लिए जो भी करंट ईयर के रिलेटेड नहीं है वो चीज मुझे हटानी पड़ेगी, और जो भी करंट ईयर के रिलेटेड है वो मुझे समझना पड़ेगा सर। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सर 2015 करंट ईयर का है क्या? नहीं, ये करंट ईयर का नहीं है। सर 2017 करंट ईयर का है क्या? नहीं सर, ये भी करंट ईयर का नहीं है। सर 2016 करंट ईयर का है क्या? यस सर, ये करंट ईयर का है। तो 42,000 में क्या करना, जो करंट ईयर के नहीं है उसको हम क्या करेंगे, और जो करंट ईयर का है उसको हम क्या करेंगे सर? कोई प्रॉब्लम है सर? ये वाला चीज डाइजेस्ट हुआ है? कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझी है, कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाई है तो बोलिए अभी। क्लियर है ये वाला पार्ट कि हमने कैसे प्लस या कैसे माइनस किया है, किस तरीके से ये वाला पार्ट समझा है? कोई भी इशू है इन दोनों में, कोई भी चीज नहीं समझी है तो बोलिए। सिर्फ यहाँ पे मैं एक करेक्शन कर देता हूँ, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट रहने वाला है बाबा। ये आपका सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट रहेगा। एडजस्टमेंट्स में नीचे लिखा हुआ रहेगा कि इस तरीके से होने वाला है। एग्रीड है? कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे तो बोलिए। सेम चीज मैं यहाँ पे कट करके ये लिख लेता हूँ, एडजस्टमेंट से रहेगी यहाँ पे सर। तो सर हमें 1 to 3 स्टेप्स में कुछ करना है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं करना है। हमें क्या देखना है सर? सबसे पहले आपको देना कि वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव है तो जो कचरा है वो हटा दो, अगर एक्सक्लूसिव है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक्सक्लूसिव हो जाता है जैसे जो करंट ईयर वाला, प्लस कर दो, कोई सरफोड़ी करने की जरूरत ना। इजी है? यस, बहुत ही इजी रहने वाला है। हमेशा ये थंब रूल ध्यान में रखना है, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव है तो माइनस करो, एग्रीड है? और जो भी करंट ईयर का है उसको प्लस करो, जो भी करंट ईयर का नहीं है उसको माइनस कर दो, बात खत्म करो। अगर एक्सक्लूसिव है तो सिर्फ करंट ईयर का प्लस करना है, कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही सेग्रीगेट करके दिया हुआ रहता है। खत्म। इतना सिंपल सा चीज करना है, ज्यादा सरफोड़ी करना नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट में? कोई चीज नहीं समझी है, कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हुई है तो बोलिए। अगर डाइजेस्ट हो गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एंड इसकी हम थोड़ा सा अकाउंटिंग भी कर लेते हैं सर जी। एक दो अकाउंटिंग एंट्रीज भी सीख लेते सर। अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले मैं आपसे अकाउंटिंग एंट्री, मैं अकाउंटिंग जेवी किसकी मारने वाला हूँ सर? मैं ए की जेवी मारने वाला हूँ।
इसमें सबसे पहले एंट्री क्या रहने वाली है सर? सबसे पहले मुझे 42,000 मिला है। मुझे कितना कैश मिला है सर? मुझे 42,000 कैश में मिला है। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यस, वेरी गुड। कितना अमाउंट रहेगा सर? 42,000। 42,000। सर अभी इसमें से मैं क्या बोल रहा हूँ कि निखिल, आउट ऑफ दिस 42,000 जो 1600 मुझे मिला है ना, वो मेरे करंट ईयर का नहीं है, वो ईयर है 2015 का। मतलब जो अमाउंट मुझे 2015 में मिलना चाहिए वो मुझे कब मिला है निखिल? वो मुझे 2016 में मिला। तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने 1600 से सब्सक्रिप्शन को कम कर दिया। अभी सब्सक्रिप्शन को कौन सा बैलेंस है सर? सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट बैलेंस है। अगर मुझे 1600 से सब्सक्रिप्शन को कम करना है तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? सर आप सब्सक्रिप्शन को डेबिट करने वाले हो। चलिए, आप सब लोग बोल रहे हो सर हमें क्या करना चाहिए? सर हमें सब्सक्रिप्शन को अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। चलिए, मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट करूंगा। अगर आप क्यों डेबिट कर रहे हो सर? क्योंकि 2015 का आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2015। अमाउंट कितना है सर? 1600। 1600। चलिए, अभी मैं थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाऊंगा सर। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017। सर प्री रिसीव्ड का क्या मतलब रहता है? जैसे आपके लिए प्रीपेड रहता है ना, आपने ज्यादा पैसा पे कर दिया तो किसी भाई साहब के लिए वो चीज प्री रिसीव्ड रहती है, पहले से ही ज्यादा मिलना चाहिए। समझिए, मुझे 100 रुपीज मिलना चाहिए था करंट ईयर में, मुझे 105 रुपीज मिल गया, 5 रुपीज ज्यादा मिल गया सर। उस 5 रुपीज ज्यादा को ये लोग क्या बोलते हैं? प्री रिसीव्ड। ये 5 रुपीज ज्यादा को क्या बोलते हैं सर? इसको ये बोलते हैं प्री रिसीव्ड। एक टाइप का एडवांस हमें ज्यादा मिल चुका है सर। तो सर उस केसेस में आपको 600 रुपीज सब्सक्रिप्शन से कम करना है, तो आप सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? सर हम सब्सक्रिप्शन को कम करना है तो हमें सब्सक्रिप्शन को डेबिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से सर? 600 रुपीज से आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो सर हम क्रेडिट किसको करेंगे? सर आप लिखोगे टू प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। टू प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। कितना है सर? 600। 600। यहाँ पे मैं ईयर भी लिख लेता हूँ, 2017। 2017 सर ईयर आप क्यों लिख रहे हो सर? बहुत बार ना हमें कंफ्यूजन हो जाता है सर, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने थोड़ा सा अवॉइड किया हुआ है। प्लस उसके साथ आपने क्या किया सर? प्लस उसके साथ आपने एक और चीज की है, आपने आउटस्टैंडिंग लिखा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016 3000, ये आपने ऐड किया है, तो आपने सब्सक्रिप्शन को 3000 से इंक्रीज किया है। तो मैं सब्सक्रिप्शन को क्या करूं? आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो? अगर मुझे सब्सक्रिप्शन को 3000 से इंक्रीज करना है तो सर आप उसको क्रेडिट कर दीजिए टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एग्रीड है सर? ऊपर क्या आ जाएगा सर? ऊपर आ जाएगा सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सी ईयर का है सर? ये ईयर 2016 का है। इसको आप डेबिट कर देते हैं हम लोग एक बार। कितना अमाउंट है सर? 3000। 3000। चलिए सर, अकाउंटिंग एंट्रीज तो हमारी हो चुकी है। अकाउंटिंग एंट्रीज में सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अभी थोड़ी सी भावनाएं समझ लेते हैं। सर अभी भी थोड़ी सी भावनाएं समझ लेते हैं। सर कैसी भावनाएं? समझिए, अभी ये जो सब्सक्रिप्ट, ये तो बाबा ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा सर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला आइटम है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। सर ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला है, ये बैलेंस शीट है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट है सर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो हमें मालूम है सर जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो हमें मालूम है। इसका जो भी प्लस माइनस करके जो भी हमारा आंसर है, हमारा आंसर कितना है? अगर आप देखते हो तो हमारा आंसर आया था 42,800 रुपीज। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कितना करेंगे हम एज सब्सक्रिप्शन? सर हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं 42,800। एग्रीड है?
कोई प्रॉब्लम है? ये चीज आपने खुद ऊपर निकाली है। बट सर अभी बैलेंस शीट में क्या क्या इम्पैक्ट होगा? अगर मैं आपको बैलेंस शीट की बात करता हूं तो बैलेंस शीट में क्या क्या होगा सर जी? सर पहला वाला चीज क्या है सर? फॉर द ईयर 2015 आई हैव रिसीव्ड इन 2016। फॉर द ईयर 2015 आई हैव रिसीव्ड इन 2016। लास्ट ईयर का करंट ईयर में मिल गया, तो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में सेटल हो गया, बात खत्म। टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं है सर। दूसरा चीज क्या है सर? प्री रिसीव्ड फॉर द ईयर 2017 रिसीव्ड इन द ईयर 2016 सर। सर 2016 में मुझे 2017 का मिला है। अरे सर, तो ये तो बैलेंस शीट में आएगा क्या? ये सर ये बैलेंस शीट में आएगा। इसको कौन सा बैलेंस है सर? इसको क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं लायबिलिटी साइड में लिखूंगा प्री रिसीव्ड फॉर द ईयर 2017। कितना अमाउंट लिखूंगा सर मैं? यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे मैं प्री रिसीव्ड लिख लेता हूं फॉर द ईयर 2017। कितना? 600। वैसे ही अगर आप देखते हो तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कौन सा बैलेंस है सर? इसको डेबिट बैलेंस है। अगर आपको याद रहेगा तो ये सब चीजें हमारी चैप्टर 7 में डिस्कशन हो चुकी है सर। प्री रिसीव्ड, प्री पेड, इन सब का क्या रहता है। यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लूंगा फॉर द ईयर 2016। कितना अमाउंट रहेगा सर? 3000 रहने वाला है। एग्रीड है। बैलेंस शीट का क्या इंपैक्ट होने वाला है सर? नॉर्मली बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा? जो करंट ईयर का है और जो फ्यूचर ईयर्स का है वही नॉर्मली बैलेंस शीट में जाएगा। लास्ट ईयर का अगर कुछ पेमेंट मिल चुका है तो नॉर्मली वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में समझिए, लास्ट ईयर में जो अमाउंट था पूरा का पूरा यहाँ पे मिल गया, तो आगे क्यों लेके जाना है? जो करंट ईयर का नहीं मिला है और जो फ्यूचर ईयर्स का पहले मिल चुका है वही बैलेंस शीट में जाएगा। होपफुली सर हमें बैलेंस शीट की साथ में इफेक्ट क्या होने वाला है ये चीजें हम समझ चुके हैं। एग्रीड है, ये वाला चीज डाइजेस्ट हुआ है हमें। चलिए सर, इसी बात पे मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। सर 1 2 3 तो नॉर्मली आपको हर एक चीज में करना ही है। 1 2 3 में तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो हमें नॉर्मली हर एक चीज में करना ही पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है ना सर, आपके साथ और थोड़ी सी मस्ती की जाती है। यस सर, आपके साथ और थोड़ी सी मस्ती की जाती है। आपके साथ कैसे मस्ती करेंगे? आपको ये चीजें बोलने वाले, इस चीज को समझ लीजिएगा सर। आपको क्या बोलेंगे कि निखिल, आपको ना लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करो, या लास्ट ईयर का कितना मिला है, कितना हुआ, ये आप कैलकुलेट करके बताओ। सर नहीं समझा यार, क्या बोल रहे हो आप? कैसा क्या, कैसे कैलकुलेट करूंगा? लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है या करंट ईयर का लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है सर, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? चलिए सर, ये स्टेप नंबर 4 के लिए भी ना हम एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, ये मैं क्लासरूम में डाल दूंगा आज। उसके बाद मैं स्टेप नंबर 4 पे आ जाता हूँ। सर स्टेप नंबर 4 पे इन्होंने क्या बोला है कि निखिल, आपको क्या कैलकुलेट करना है? जो भी आपने यहाँ पे जो भी आपको एडजस्टमेंट दिया था ना कि निखिल 1600 इज फॉर 2015, 600 इज फॉर 2017, ये जो भी आपको एडजस्टमेंट्स दी गई थी, इन सब का इफेक्ट आप एक बार समझिए। ये 600, 1500, 1200 ये आपने कैसे निकाला, कैसे कैलकुलेट किया? अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम समझेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, एक आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दी गई है। सर क्या दिया गया? एक ओपनिंग बैलेंस शीट दिया गया, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया गया है। ओपनिंग में क्या दिया गया है कि निखिल, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017 वाज 2000 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या दिया गया है कि निकल, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017 वाज 2500। वैसे ही ओपनिंग में क्या दिया गया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2014 वाज 1300। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2014 क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना दिया गया सर? ये 300 दिया गया। आपको कोई फर्क समझ में आ रहा है? कुछ दिख रहा है? अगर ये दोनों चीजें दी गई है तो इसका मैं क्या इंपैक्ट समझू? इसको मैं अगर वर्डिंग्स में लिखना चाहूंगा तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? कोई बता सकता है मुझे? सर 17 में 2000 था, अभी 2500 हो गया 17 का। 14 का 1300 था, अभी 300 हो गया। इसका अगर मैं वर्डिंग्स करूं या इसका अगर मैं एडजस्टमेंट निकालूं जैसा हमने ऊपर देखा था, तो यहाँ पे मैं नीचे किस तरीके का एडजस्टमेंट लिख सकता हूँ सर? कोई बता सकता है मुझे प्लीज? जल्दी जल्दी जल्दी। इसका अगर कोई टर्मिनोलॉजी शॉर्ट में लिख लेने का, जरूरी नहीं कि चलो लॉन्ग फॉर्म में लिखे, बट इतना भी शॉर्ट नहीं कि मुझे ना समझे, थोड़ा शॉर्ट चल जाएगा।
चलिए मैं भी एक बार समझ लेता हूं, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूं सर। सर यहाँ पे लायबिलिटीज लिख लेता हूं, यहाँ पे मैं एसेट्स लिख लेता हूं। लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं मार्च 2017 लिख लेता हूँ विच इज 2000। यहाँ पे मैं मार्च 2014 लिख लेता हूँ विच इज 1300। सेम चीज मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ और सिर्फ चेंज कर लेता हूँ अमाउंट। यहाँ पे कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया अभी 2500 एंड यहाँ पे हो गया ये 300। अगर मैं आप लोगों से, ये 1300 था सर ऊपर। चलिए अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पूछना है सर, आप मूवमेंट देखिए, मूवमेंट क्या हुआ सर, ये 2000 था, अभी ये 2500 हो गया। तो इस मूवमेंट का मैं क्या बोल सकता हूँ सर, इस मूवमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस मूवमेंट का मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि सर करंट ईयर इज नथिंग बट माई ईयर 2016 ओनली। सर मेरा करंट ईयर कौन सा है, आपका करंट ईयर है 2016 ओनली। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर करंट ईयर 2016 में एनपीओ has received subscription for year for the year 2017 amounting rupees 500। सेम वे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप देख सकते हो तो 14 का पहले 1300 आउटस्टैंडिंग था, 1300 से अभी सिर्फ 300 आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि सर 1000 मिला रहेगा। सेम चीज मैं नीचे क्या लिखूंगा, NPO has received subscription for the year 2014 amounting rupees 1000। एक बार आप इन दोनों को एडजस्टमेंट फॉर्म में कर लेते हो और मैं तीसरा एक चीज लिख लेता हूं कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो यहां पे इन्होंने बोला कि इज 50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज रुपीज 50,000। आगे कोई कैलकुलेशन या सरफोड़ी करने की जरूरत है क्या, नहीं सर जी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये 50,000 इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, वापस आपके 1 2 3 स्टेप पे ही आ जाना है। ये स्टेप 4 किस काम में आएगा सर, ये जो दो एडजस्टमेंट्स आपने निकाली है ना, ये दोनों एडजस्टमेंट निकालने के लिए, दोनों एडजस्टमेंट समझने के लिए स्टेप 4 आपके काम में आने वाला है सर, वरना बाकी कोई और चीज में स्टेप 4 काम में नहीं आ जाएगा। वापस आप आ जाओगे सर स्टेप 1 में ही। किसी को भी नहीं समझा एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ जल्दी से सर। क्या है सर जी, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, भावनाएं समझ लीजिएगा सर। अभी देखिए क्या हुआ है, इसको समझ लेते हैं वापस से। सर ओपनिंग है ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट है, एग्रीड है। ओपनिंग में जो 2000 था अभी वो 2500 हो गया, तो मुझे 500 मिला रहेगा फॉर द ईयर 2017, इसलिए मैंने 500 रुपीज यहाँ पे लिख लिया। सर मार्च 2014 में 1300 रिसीवेबल था, अभी वो 300 रिसीवेबल हो गया। और यहां पे लायबिलिटी साइड में पहले एडवांस, चलिए प्री रिसीव्ड को एक बार मैं एडवांस टर्मिनोलॉजी बोलता हूं। सर पहले मुझे एडवांस कितना मिला था, सर पहले आपको एडवांस मिला था 2000 का, आपका एडवांस 2000 से 2500 मिल गया। तो मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि सर आपको ईयर 2016 में आपको 500 रुपीज और एडवांस मिला है। वैसे ही मैं कंक्लूड कर सकता हूं आपको ईयर 2014 में कितना मिलना था सर, 1300 मिलना चाहिए था। यस सर, आपका आउटस्टैंडिंग 1300 से सिर्फ 300 हो गया, तो इफेक्टिवली आपको इस पीरियड में 1000 रुपीज मिला है और आपको इस पीरियड में 500 रुपीज मिला है। एग्रीड है, समझा है। ये चीज एक बार कंक्लूड कर लेता हूं तो वही चीज मैं नीचे लिख लेता हूं। आगे क्या करना है, आगे सर 1 2 3 स्टेप्स। पहले देखना है कि ये 50,000 इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है। जितना तक हम पढ़ते तो सर सब्सक्रिप्शन टोटल कितना मिला है 50,000, तो दिस इज एन इंक्लूसिव वन। इन्होंने बाइफरकेशन करके दिया हुआ नहीं है।
अभी इंक्लूसिव है तो क्या करना है, जो करंट ईयर का नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो करंट ईयर का है उसको ऐड करना है, खत्म। सर ये करंट ईयर का है क्या? नहीं। सर ये करंट ईयर का है क्या? नहीं। ये दोनों करंट ईयर के? नहीं सर जी, दोनों करंट ईयर के नहीं है। तो मैं सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिख लूंगा 50,000। यस सर जी। 2014 लिख लूंगा, सेम में यहाँ पे 2017 लिख लूंगा। अमाउंट कितना आ जाएगा सर? अमाउंट आ जाएगा 500 एंड 1000। दोनों को अगर एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर? मेरा आंसर आ जाएगा 48,500। देखिए आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैंने निकाला किस तरीके से। एक बार निकालने के बाद 1 2 3 स्टेप्स कॉमन है। ये स्टेप आपका 1 2 3 कॉमन होने वाला है सर। 1 2 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका स्टेप 2 है, जो आपका स्टेप 4 है, मैं वो समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली सर ये चीज हमें समझिए, डाइजेस्ट हुई है कि हमने किस तरीके से करना है। हमें समझना है कि सर एडवांस मिला है, क्या मिला है, किस तरीके से हो। मुझे मालूम है कि ये थोड़ी बहुत कभी कभी ट्रिकी हो जाती है चीजें, बट क्या करूं यार, जो भी आपके सब्सक्रिप्शन के जितने भी टाइप के एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, जो आपको हानि पहुंचा पाया, हिंदी, जो आपको प्रॉब्लम पहुंचा पाए सर, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए सर, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए मैंने सब चीज को एक ही जगह पे समराइज कर दिया है कि बाबा ये सब चीजें करनी है एक बार। ये ऐसा होता है, ये आता है, ये आता है, फिर टेंशन नहीं होगा सर। चलिए सर एक बार हम समझ लेते हैं वापस से, बट अभी इस बार दूसरे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इस बार आप लोगों की थोड़ी सी ज्यादा हेल्प चाहिए रहेगी मुझे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इतना आपसे हेल्प नहीं मांगा है, बट क्वेश्चन नंबर 4 में आप सब लोगों का हेल्प चाहिए रहेगा मुझे। मैं यहाँ पे ओपनिंग लिख लेता हूँ, बाकी सब चीजें हमारी सेम ही रहेगी। ये सब आपको समझाने के लिए है कि हमें किस तरीके से एड्रेस करना है, समझना है। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चला जाता हूँ एक बार। सर नेक्स्ट एग्जाम्पल में ना यहाँ पे 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर दिए गए, भाड़ में जाने दो 2 ईयर, अपन 1 ईयर को ही लेके पकड़ेंगे सर। सबसे पहले समझना है कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सर मेरा करंट ईयर कौन सा है, ये हम समझ लेते हैं। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते तो कहीं पे लिखा हुआ है कि बाबा कौन सा करंट ईयर है? कोई बता सकता है कि सर आपका करंट ईयर क्या है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे प्लीज? सर आपका करंट ईयर है सर 2019 सर। सर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चलो थैंक यू सो मच बताने के लिए। करंट ईयर क्या है? हमारा करंट ईयर है 2019। तो चलिए मैं करंट ईयर लिख लेता हूँ, करंट ईयर कंफ्यूजन ना हो हमें, 2019 लिख लेना है। एग्रीड है? हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूँ, जहां पे भी 2019 लिखा हुआ है ना, उसको एक बार मैं इग्नोर कर देता हूँ। ये दोनों को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो इस वाले पार्ट को एक बार मैं कट कर देता हूँ। चलिए अगर मैं थोड़ा सा कहूँ तो ये वाले पार्ट को और एक ये वाले पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। इसको एक बार जाने दो, बाढ़ में जाने दो, कहीं पे भी जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार इसको जाने देने का। चलिए हम आ जाते सर आपके मार्च 2020 पे। ये मार्च 2020 में क्या हुआ उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं सर। अभी मार्च 2020 में क्या था? इनका बैलेंस था 7,000, अभी क्लोजिंग में हो गया 2020 का 8,000। ये लायबिलिटी साइड में था तो मैं लायबिलिटी साइड में लिख लेता हूं मार्च 2020, मार्च 2020। पहले था 7,000, अभी हो गया 8,000। अभी कितना हो गया सर? 8,000। सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग एडवांस भी बोल देते हैं एक बार।
इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर, इसको हम एडवांस बोलेंगे। जिसको आप प्री रिसीव भी बोलते हो हम उसको क्या बोलेंगे सर, हम इसको एडवांस बोलने वाले। तो मैं आपसे क्या पूछता हूँ कि जो मेरा एडवांस 2020 में 7,000 था, वो मेरा एडवांस 2020 ओपनिंग में जो मेरा 7,000 था एडवांस, वो मेरा एडवांस क्लोजिंग में 8,000 हो गया। मेरे क्लोजिंग में कितना हो गया सर, मेरे वो क्लोजिंग में 8,000 हो गया सर। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, कोई मुझे हेल्प कर सकता है इस चीज के लिए? सर यू हैव रिसीव्ड 1,000 रुपीज एज एन एडवांस इन द ईयर 2016। मैं लिख सकता हूँ एडवांस रिसीव्ड इन 2019 इज रुपीज 1,000। और सर ये एडवांस कौन से ईयर से रिलेटेड है सर, ये आपके मार्च 2020 से रिलेटेड है। चलो अच्छी बात है, इसको ना मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, हमें बाकी लोगों के लिए भी जगह चाहिए। तो चलिए सर, ये मेरा ब्लू बॉक्स इसको डिफाइन करेगा। चलिए मैं अभी आगे बढ़ जाता हूं। आगे इन्होंने एक और चीज क्या बोली हुई है, चलो ये वाला पार्ट हो गया है। यस सर, अगर आप देखते हो मेरा ये वाला हो गया 2020, ये वाला हो गया 2020। उसके बाद अगर आप देखते हो तो ओपनिंग में कुछ नहीं है, मार्च 2021 में क्लोजिंग के बैलेंस शीट में 2021 दिख रहा है 2,000 रुपीज का। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे, अगर मैं मार्च 2021 लिखता हूं तो यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूं, और सेम चीज जब मैं यहाँ पे लिखता हूं तो मैं उसको 2,000 लिख देता हूं। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2,000 हो गया। तो आप मुझे एडजस्टमेंट बता सकते हो तो सर इस केसेस में हम एडजस्टमेंट क्या बनाएंगे, इसकी किस तरीके से इस एडजस्टमेंट को एंटरटेन करेंगे? सर वी हैव रिसीव्ड 2,000, सर एडवांस रिसीव्ड इन द ईयर 2,000, ये इन द ईयर 2019 इज 2,000। और ये सर ये 2,000 कौन से ईयर से रिलेवेंट है सर, ये मार्च 2021 से रिलेवेंट है। तो यहाँ पे मैं बाजू में ईयर भी लिख लेता हूँ, हमें भूल ना जाए सर, गलती ना हो पाए इसलिए। सेम वे जैसे हमने लायबिलिटीज के लिए किया था, चलिए अभी थोड़ा सा एसेट्स के लिए भी कर लेते हैं एक बार। अभी अगर मैं एसेट्स में आता हूं, देखिए 2019 का एक बार इग्नोर मारना है, जो हमने इग्नोर मार चुके हैं सर। तो यहाँ पे मैंने 2020 हो गया। अभी मैं जब एसेट साइड में आता हूं, अगर आप एसेट साइड में देखते हो तो मार्च 2017 है 3,000। ओपनिंग में कितना है सर, ओपनिंग में मार्च 2017 है 3,000। अभी क्लोजिंग में कहीं पे तो मार्च दिख ही नहीं रहा है यार। तो चलिए अगर कहीं पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मार्च 2017 क्लोजिंग में 0 है। अभी इसका मैं क्या मतलब निकालूं, ओपनिंग में 3,000 था, क्लोजिंग में 0 है सर, इसका मैं क्या मतलब निकालूं? सर आपका जो आउटस्टैंडिंग मार्च 2017 में 3,000 था वो अभी 0 हो गया। इसका सिंपल मतलब है कि आपको 3,000 रुपीज करंट ईयर में मिला है। एग्रीड है? यस सर। तो इसका मैं मतलब निकाल सकता हूँ, चलो इसके लिए मैं ग्रीन पेन यूज करता हूँ एक बार बॉक्स के लिए। आइडेंटिफाइबल बॉक्स होने चाहिए ना बाबा। चलो, आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन 2019 कितना रिसीव हुआ सर, 3,000। और ये कौन से ईयर से रिलेवेंट है सर, ये मार्च 2017 से रिलेवेंट है सर। यहाँ पे मैं ग्रीन बॉक्स कर लेता हूँ, ये ग्रीन बॉक्स के कैलकुलेशन से हमने किया हुआ है। वैसे ही अभी अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो चलिए 2017 हो गया, ये सर 2017 हो गया। अभी मार्च 2018 है, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 1,000 हो गया। मार्च 2018 है, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे कितना हो गया सर, यहाँ पे मार्च 2018 ही है, यहाँ पे 1,000 हो गया है। इसका क्या मतलब निकालो यार, कोई हेल्प कर सकता है मुझे? अब ये 5,000 था, अब ये 1,000 हो गया। चलिए यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ। सर आपको कितना मिला?
सर आपको 4000 रिसीव हुआ है, कौन से ईयर में रिसीव हुआ सर? 2019 में। सर ये कौन से ईयर से रिलेवेंट है सर? ये ईयर 2018 से रिलेवेंट है। एग्रीड है? तो चलिए सर, मैंने इन चारों को समराइज कर दिया, एक एडजस्टमेंट फॉर्म में लिख दिया है। एग्रीड है? इसके साथ सर, ये इसके साथ हमारी दो और चीजें थी। इसके साथ क्या था सर? इसके साथ हमारी दो और चीजें थी जिसको हमने अभी तक पकड़ा नहीं है, अभी तक जिसको हमने एंटरटेन नहीं किया है। चलिए मैं उसको भी थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं वापस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स लिख लेता हूँ। चलिए इसको एक मिनट चाहिए बाबा, फॉर्मेटिंग थोड़ा हो जाए अच्छे से। चलिए सर, अभी मैं यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ जो हमने नहीं किया था, जो हमारा पेंडिंग था। देखिए 2018 भी हो गया, जो हमारा रेड कलर का पेंडिंग था वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मार्च 2019 5000, मार्च 2019 2000, मार्च 2019 कितना है? 5000, एंड मार्च 2019 इज 2000। ये दोनों चीजों का भी हमें एक बार ध्यान रखना है। और इसके साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 2019 इज 1 लाख रुपीज। सर हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 1 लाख रुपीज मिला है टोटल। तो सर सबसे पहले आपसे वापस पुराना सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों के साथ। चलिए इसका मैं अभी एक, माशाल्लाह इतने कलर हो गए कि अभी समझ भी नहीं आ रहा है सर। चलिए अभी मैं, ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है 1 लाख? सबसे पहले ये इंक्लूसिव है या ये एक्सक्लूसिव है 1 लाख? सबसे पहले आगे का बात ही छोड़ देंगे सर। ये 1 लाख रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। और ये अगर आपने देखा रहेगा ध्यान से, आपने क्या बोला कि सर एडवांस रिसीव्ड इन द ईयर 2019, ये आपने क्या बोला है? ये 2019 में मिला, ये भी 2019 में मिला, ये भी 2019 में मिला, ये भी 2019 में मिला। तो सर इसका क्या मतलब हो जाता है? सर ये 1 लाख रुपीज इंक्लूसिव है, इसमें ये सब अमाउंट इसमें इंक्लूडेड ही रहेगा, अलग से नहीं रहने वाला है। एग्रीड है? ये वाला चीज समझा है क्या हमें? सर इंक्लूसिव का क्या मतलब होगा कि सर इस 1 लाख रुपीज में ना 2019 के अलावा भी बाकी सबका मिला हुआ रहेगा। एग्रीड है? देखिए आपके लिए एक्सक्लूसिव कब रहने वाला है? आपके लिए एक्सक्लूसिव तब रहेगा जब आपको दिया हुआ रहेगा ये अमाउंट रिसीव्ड in the year 2019 is 1 lakh, pertaining to 2014, pertaining to 2015, pertaining to 2016, 17, 18, 19, 20, 21। वैसे जब तक ऐसा बाइफर्केशन नहीं दिया जाता है तो हम प्रिज्यूम ही कर सकते हैं कि बाबा ये इंक्लूसिव है। जब आपको दिया जाए, सिर्फ अगर आपको ये दिया जाता है कि सर ये आपको 1 लाख रुपीज मिला है, तो दिस इज एन इंक्लूसिव वन। जब वो 1 लाख रुपीज जो आपको मिला है उसका फर्दर बाइफर्केशन करके दे रहे हैं, you have received 1 lakh rupees out of this is pertaining to this period, this is pertaining to this period, तो ही वो एक्सक्लूसिव रहेगा, वरना वो इंक्लूसिव ही रहने वाला है। तो सर ये क्या है? सर ये हमारा इंक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव है तो सर आगे एक ही फंडा यूज करना है सर। आगे कौन सा फंडा यूज करना है सर? एक ही फंडा यूज करना है, प्लस या माइनस वाला सर। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी ये मार्च 2019 करंट ईयर का है या नहीं है? मार्च 2019 करंट ईयर का है, यस या नो? सर ये जो मार्च 2019 की मैं बात करता हूँ ये करंट ईयर का है, यस या नो? यस सर जी, ये करंट ईयर का है। तो अगर 5000 करंट ईयर का है तो मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? जो भी करंट ईयर का है उसको प्लस करना, जो करंट ईयर का नहीं है उसको माइनस करके छोड़ देना सर। सर ये करंट ईयर का है तो इसको मैं प्लस करूंगा। अभी मैं 2000 की बात करता हूँ, सर 2000 करंट ईयर का है कि नहीं है? और अगर इसको मैं क्या करूंगा, प्लस या माइनस करूंगा सर? सर इसको भी आप प्लस करने वाले हो।
अभी मैं आपको 2020, 21, 17, 18 ये सब करंट ईयर से है क्या? क्या ये सब करंट ईयर के है? सर अगर ये सब करंट ईयर के नहीं है तो मैं इन सबको क्या करूंगा? सर इन सबको हम क्या करेंगे? सर इन सबको हम सबट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सा है सर। और कुछ करने का है क्या? ना, बस इतना ही करना है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन मेरा कितना है सर? 1 लाख है। करंट ईयर के रिलेटेड क्या क्या है उसको प्लस कर देने का। प्री रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग। प्री रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का सर? ये ईयर 2019 है, विच इज नथिंग बट माई करंट ईयर। जो भी अमाउंट है उसको मैं प्लस कर दूंगा। यहाँ पे क्या अमाउंट था? यहाँ पे 5000 था, यहाँ पे 2000 था, इसको मैं प्लस कर दूंगा। बाकी जो भी है वो करंट ईयर के है क्या? नहीं सर, अगर वो करंट ईयर के नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लूंगा सर, यहाँ पे क्या लिखूंगा? दो चीजें हमें प्री रिसीव्ड है, दो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है। तो मैं प्री रिसीव्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्री रिसीव्ड कौन से ईयर का है सर? अगर आप देखते हो तो एक 2020 का है, एक 2021 का है। और दो क्या है सर? दो आउटस्टैंडिंग है आपके। दो क्या है सर? दो आपके आउटस्टैंडिंग है। कौन सी ईयर के सर? एक 2017 का, एक 2018 का है। अमाउंट हमें मालूम है, अमाउंट हम पहले से ही ढूंढ चुके हैं सर। 1000, 2000, 3000, 4000। चलिए मैं टोटल कर लेता हूं। यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन डाल देता हूँ बस। चलिए कितना आ गया सर? 97,000। सर हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमें क्वेश्चन उस तरीके से नहीं दिया गया है कि जिस तरीके से देना चाहिए, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हमें आंसर आने वाले इजीली, हम निकाल सकते हैं आराम से। कोई ऐसा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है सर। होपफुली सर ये चीजें हमें समझी है, ये चीजें हमें डाइजेस्ट हुई है। ये आपका वापस स्टेप 1 2 3 आता है, जो आप हमेशा यूज करने वाले हो बाकी सब जगह पे। होपफुली सर ये चीजें हमें समझी है, हमें एडजस्टमेंट्स किस तरीके से निकालनी है, किस तरीके से करना है, ये चीजें हमें समझी है साइमल्टेनियसली। सर एडवांस अगर करंट ईयर का है तो वो सब्ट्रैक्ट करना है क्या? देखिए मैं आपको प्लस माइनस करने की जगह पे ना, मैं आपको सिंपल सा चीज बोलूंगा। जो करंट ईयर का है उसको प्लस करो, जो करंट ईयर का नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करो। सिंपल सा लॉजिक है सर जी। ऐसा नहीं सोचने का कि सर मार्च 2019 में ये जो 5000 एडवांस मिला था वो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। सर सिंपल सा एक लॉजिक समझना है सबसे पहले। इसके पीछे मैं आपको बाद में ये भी बता दूंगा कि क्यों करना है। जो भी करंट ईयर का है उसको प्लस करो, जो भी करंट ईयर का नहीं है उसको माइनस करो, खत्म। आगे कोई सरफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। दोनों रहने दो, आउटस्टैंडिंग रहने दो या एडवांस रहने दो, दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। करंट ईयर का है चुपचाप करके प्लस कर दो, करंट ईयर का नहीं है चुपचाप करके माइनस करो। ज्यादा सोचो मत। इसके बीच में आपको लॉजिक बता देता हूँ। अभी लॉजिक कैसा है वो बता देता हूँ, समझिए। सर आपने बोला है कि यार करंट ईयर का प्लस करो, जो करंट ईयर का नहीं है वो माइनस करो, ऐसा आप लोगों ने मुझे बोला है। अभी सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे ऐसा क्यों है, ये क्यों आप ऐसा बोलते हो? समझिए, मुझे पर ईयर 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए। मुझे पर ईयर कितना मिलना चाहिए सर? ये मैं, चलो मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा सर। सर पर ईयर मुझे कितना मिलना चाहिए, हम इसके रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं हैंड राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली। सर पर ईयर मुझे 1 लाख रुपीज मिलते हैं एज एन सब्सक्रिप्शन। एग्रीड है? तो सर इन द ईयर 2017 आई हैव रिसीव्ड 1 लाख रुपीज।
ना कुछ आउटस्टैंडिंग था ना कुछ था, कोई टेंशन लेने की जरूरत थी क्या? नहीं सर जी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी सर। इन द ईयर 2018 मुझे कितना मिला सर? मुझे 1 लाख प्लस 4,000 सर। मुझे इन द ईयर 2008 इन द ईयर 2018 मुझे कितना मिला है टोटल? सर मुझे टोटल मिला है 1,04,000। आप बोलोगे सर आपको 4,000 एक्स्ट्रा क्यों मिला है? सर ये जो 4,000 है ना, दिस 4,000 इज फॉर द ईयर 2019। सर ये कौन से ईयर का है? सर ये ईयर 2019 का है, जो आपको 2018 में मिल गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जब मैं ईयर 2019 में आता हूं तो आपको कैश कितना मिलेगा? आपको कैश कितना मिलने वाला है अगर मैं ईयर 2019 की बात करता हूं तो? सर हमें 96,000 मिलने वाला है, हमें 1 लाख नहीं मिलने वाला है। क्यों सर? 1 लाख में से 4,000 आपको पहले ही मिल चुका है। तो सर करंट ईयर में मुझे सिर्फ कितना मिलेगा? सर करंट ईयर में आपको सिर्फ 96,000 मिलेगा। तो सर अगर बट मेरे पीएनएल में कितना जाना चाहिए? सर आपके पीएनएल में 1 लाख जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 4,000 प्लस करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 4,000 प्लस करना पड़ेगा। एग्रीड है? तो सर इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी प्री रिसीव्ड है और वो 2019 से रिलेवेंट है तो उसको क्या कर दो? उसको ऐड कर दो, जो आपने ऐड कर दिया। सेम वे सेम लॉजिक से मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूं। सेम चीजें सेम भावना है, समझ लीजिए वापस। 2017 में मुझे कितना मिलता था? 1 लाख रुपीज मिला। एग्रीड है? सर 2018 में कितना मिला? सर 2018 में भी मुझे 1 लाख रुपीज मिला। सर 2019 में मुझे मिला है सिर्फ 92,000। सर 2018 में कितना मिला है मुझे? सिर्फ 92,000 मिला है। क्यों सर? 8,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मेरे पीएनएल में कितना जाना चाहिए? मेरे पीएनएल में कितना जाना चाहिए? आप मुझे हेल्प कीजिए सर। सर आपके पीएनएल में 1 लाख रुपीज जाने चाहिए। तो आपने क्या किया? जो भी 8,000 था उसको आपने क्या कर लिया? उसको आपने ऐड कर लिया। जो भी 8,000 2019 का आउटस्टैंडिंग था उसको आपने ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। एग्रीड है? ये वाला चीज समझा है? तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, जो भी सर करंट ईयर का उसको क्या करना है? आंखें बंद करके प्लस कर देना है। लॉजिक समझा है इसके पीछे क्या है? अभी जो भी चीजें मैं बोलता हूँ, सी जो भी चीजें हमने बात की है समझी है, उसके पीछे ये लॉजिक है। अभी क्लियर है? अभी डाइजेस्ट हुआ कि सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं? जो भी करंट ईयर का उसको प्लस करो, जो भी करंट ईयर का नहीं उसको माइनस करो। लॉजिक समझा है? कोई प्रॉब्लम है इस लॉजिक पे तो बोलिए। चलिए, वैसे ही जैसे आप 2019 का देखोगे ना, सेम चीज अगर मैं आपको वापस समझाता हूँ 2020 में, तो भी आपका आंसर सेम ही रहने वाला है। चलिए इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। चलो कुछ तो फायदा है कंप्यूटर यूज करने का सर। सर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती यार, सीरियसली, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ सर, अभी मैं वापस आपसे पूछता हूँ। चलिए सेम चीज आपसे पूछना चाहूंगा वापस से, अभी इस बार उल्टा। हाँ बट इस बार मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? सर मुझे पर ईयर कितना मिलता है? 1 लाख। 2017 में कितना मिला? 1 लाख। सर 2018 में मुझे 1 लाख के जगह पे सिर्फ 96,000 ही मिला। सर 1 लाख के जगह पे कितना मिला? सिर्फ 96,000 ही मिला। ये जो 6,000, ये जो 4,000 है ना सर, ये आउटस्टैंडिंग है। सर ये जो 4,000 है ना, ये आउटस्टैंडिंग है। कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? सर 2018 का आउटस्टैंडिंग है। सर इन ईयर 2019, सर फॉर द ईयर 2019 मुझे कितना मिलना चाहिए? सर आपको नॉर्मली 1 लाख रुपीज पर ईयर मिलता है, आपको 1 लाख ही मिलना चाहिए, बट आपको प्रीवियस ईयर 2018 का भी 4,000 मिला है। तो टोटल मुझे कितना मिला है? सर टोटल मुझे 104 मिला है। सर टोटल मुझे कितना मिला है? सर टोटल मुझे मिला है 104। अगर मुझे टोटल 104 मिला है
तो ये क्या सही है? क्या मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 104 जाना चाहिए क्या? नहीं सर, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1 लाख ही जाना चाहिए। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1 लाख डालना है तो आप क्या कर रहे हो? आप 4000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी अमाउंट आएगा वही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। मैं वापस अपनी चीज को रिपीट करता हूं, जो भी करंट ईयर का है उसको प्लस करो, जो भी करंट ईयर का नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करो। हैंस प्रूव्ड। समझा है? सिंपल सा लॉजिक था सर, डाइजेस्ट हुआ है अभी कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज को। देखिए, क्यों करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ने बोला प्लस या माइनस से ज्यादा क्यों भी करना वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। होपफुली सर ये लॉजिक समझा है, ये चीज हमें समझिए कि जो भी चीज हम बोलते हैं, जैसा करंट ईयर को प्लस करो, जो करंट ईयर का नहीं है उसको माइनस करो, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब चीजें अभी हम समझ चुके हैं, डाइजेस्ट हो चुका है सर जी। टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है हमें। मुझे किसी ने बुलाया सर, अभी गाने का टाइम हो गया है। बाबा जो गाना गाने वाली थी वो ही नहीं आई है, ध्यान से देखो। अब बाबा कैसा चलेगा, कैसा कैसा होगा रे बाबा। चलिए, नॉमिनेशन बाद में हम चेंज करेंगे। सबसे पहले एक लास्ट सा एडजस्टमेंट है आप लोगों के साथ। वो एक लास्ट एडजस्टमेंट खत्म करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सर। लास्ट स्टेप क्या था सर जी? ये ये काफी इजी है, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। बट हाँ सर, ये लास्ट वाले स्टेप को समझ लो एक बार, ध्यान दीजिए। इस लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? सर, कैलकुलेट टोटल सब्सक्रिप्शन अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर। सर, कैलकुलेट टोटल सब्सक्रिप्शन अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर। सर सर ये क्या हो गया सर जी? चलिए सर, इसको भी हम विद एग्जांपल समझ लेते हैं। स्टेप 5 में क्या रहेगा? आपको दिया हुआ रहेगा सर। आपको क्या किया रहेगा सर? हमें दिया गया रहेगा एक चीज। द एनपीओ कंसिस्ट ऑफ 2000 मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹100 ईच एवरी ईयर। सर, एनपीओ कंसिस्ट ऑफ कितना मेंबर सर? 2000 मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग कितना सर? 100 ईच ईयर। तो हर साल पीएनएल को क्रेडिट कितना होना चाहिए? पीएनएल यार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, माय बैड, अभी मैं एनपीओ पढ़ा रहा हूं। सर, हर साल पीएनएल को, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कितना होना चाहिए सर? 2 लाख रुपीस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पास कितना जाना चाहिए सर? 2 लाख। आगे यहाँ पे जो भी डेटा दिया है इससे मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस हिलेगा क्या? क्यों नहीं हिलेगा सर? पहले वाले केसेस में क्या होता था, देखिए पहले वाले केसेस में आप कैश से अक्रूवल बेसिस पे जाते थे। पहले आपको क्या दिया रहता था कि निखिल आई हैव रिसीव 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख कैश, और कैश से अक्रूवल जाने के लिए आप कुछ चीजें प्लस करते थे, कुछ चीजें आप माइनस करते थे। बट यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली एक आपको आंसर दिया जाएगा। 2000 मेंबर्स है, 2000 मेंबर्स है, 100 पर मेंबर कंट्रीब्यूट करता है। पीएनएल में कितना जाना चाहिए एवरी ईयर सर? पीएनएल में एवरी ईयर, पीएनएल में हर साल 2 लाख रुपीज जाना चाहिए। टॉपिक क्लोज, यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए आगे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। लॉजिक ये वाला चीज का समझा है, ये वाला चीज का डाइजेस्ट हुआ है हमें। यहाँ पे लिखा है कि सर ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीव्ड इज 1,90,000। भाड़ में जाने दो, मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 लाख रुपीज जाने चाहिए सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए सर? 2 लाख रुपीज जाना चाहिए। तो सर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं उसको समझ लेता हूं। सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप लोगों ने, सब लोगों ने कैलकुलेट किया 2000 इंटू
₹100। तो टोटल कितना होना चाहिए सर? टोटल हो जाना चाहिए 2 लाख रुपीस। तो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए सर? 2 लाख रुपीस आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए। सर खत्म ना, फिर आगे क्यों पढ़ा रहे हो? सर आगे भी तो देखो, हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, हमें उसके साथ बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। तो जब आपको इस टाइप का एडजस्टमेंट दिया जाता है ना, तो नॉर्मली आपको बैलेंस शीट वाले आइटम्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ओके सर जी, एक बार समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ सब्सक्रिप्शन का क्या हुआ है बाबा। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,90,000। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,90,000. It includes 6,000 for 18 and 12,000 for 2020. सर इसमें से कौन सा करंट ईयर का है, कौन सा लास्ट ईयर का है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर सबसे पहले तो ये इंक्लूसिव है। सर आपने तो बोला नहीं कैलकुलेट करना है, यस, बट स्टिल सर ये क्या है? ये इंक्लूसिव है। ये कौन सा है सर? ये इंक्लूसिव है। हमारा करंट ईयर कौन सा सर? हमारा करंट ईयर है 2019। सर 2018 करंट ईयर का है क्या? नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे सर? इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर 12,000 करंट ईयर का है क्या? नहीं। सर इसको भी हम क्या कर देंगे सर? इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए एक बार मैं लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेता हूँ। ओ बाबा, यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख लेता हूँ। नेगेटिव क्या लिखूंगा सर? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 2018 का 6,000 मिला है। तो आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का आउटस्टैंडिंग था सर? 2018 का आउटस्टैंडिंग था 6,000। वो आपको करंट ईयर में मिला है। करंट ईयर से रिलेवेंट है क्या? नहीं। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। प्लस उसके साथ, प्लस नहीं, उसके साथ आपको क्या मिला है? उसके साथ आपको 12,000 2020 का करंट ईयर में मिला है। कौन से ईयर का मिला है सर? 2020 का करंट ईयर मिला है। इसको हम प्री रिसीव्ड बोलेंगे। कितना मिला है सर हमें? यहाँ पे 12,000 मिला है। ये भी आपका करंट ईयर का है क्या? नहीं सर जी, ये भी करंट ईयर का नहीं है। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो इफेक्टिवली करंट ईयर से रिलेवेंट मुझे कितना मिला है सर? इफेक्टिवली करंट ईयर के लिए आपको 1,72,000 ही मिला है। करंट ईयर के लिए मुझे कितना मिला है सर? मुझे करंट ईयर के लिए 1,72,000 ही मिला है। बट आप सब लोगों ने कैलकुलेट किया कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए। आप सब लोगों ने कैलकुलेट किया कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए 2 लाख रुपीस। ये आपने ऊपर कैलकुलेट किया है। बट भाई साहब को रिसीव हुआ है सिर्फ 172। अरे बीच का कहां पे गया? बीच वाले को हम क्या बोलेंगे यार? बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे सर जी? फिर दिस माइनस दिस। ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर है, इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलेंगे सर जी? इस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलने वाले हैं आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। इसको हम आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर के लिए बोलेंगे सर? ये हम इसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे करंट ईयर के लिए। लॉजिक समझा है कि ये जब आपको इस तरीके की एडजस्टमेंट पूछी जाएगी तो आपको पहले ही दिया गया कि निकल मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए? निकल मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 लाख जाना चाहिए। चलिए ठीक है। बट जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरा कितना आंसर आ रहा है सब? मेरा आंसर आ रहा है 172। जाना कितना चाहिए? 2 लाख जाना चाहिए। दो जो इन दोनों के बीच में गैप रहे वो किसके लिए रहेगा सर? जो इन दोनों के बीच में गैप है सर वो किसके लिए है? आउटस्टैंडिंग है। कौन सी ईयर का आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा ना सर? कैसा बात करते हो आप? लॉजिक समझा है? डाइजेस्ट हुआ ये वाला पार्ट? कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट में? ये वाला चीज समझ में आ रहा है हमें? कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट में तो बोलिए। समझा है अच्छे से? चलिए क्लास को तो यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ। सैलरी में कुछ नहीं है, जैसा आपने इसके लिए पढ़ा था ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसा आपने सब्सक्रिप्शन के लिए पढ़ा है ना, सेम चीज सैलरी के लिए भी सेम ही रहने वाला है। सैलरी में कोई सरफोड़ी वाला ज्यादा चीज नहीं रहने वाला है, सेम है सब्सक्रिप्शन। मोटाटिस मोटेंटिस, हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो सर सैलरी को एक बार हम बाद में इसके एग्जांपल्स देख लेंगे, बट होपफुली सर सब्सक्रिप्शन हमें समझा है अच्छे से। मैं क्या करूंगा, मैं इसके आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक एमसीक्यू के फॉर्म में आपको दे देता हूँ, ठीक है? तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर कोई क्वेरी भी आती है, जो भी हमने चीज इस बार समझी, अगर सर स्टिल कोई क्वेरी आती है या कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो हम उस क्वेश्चंस के थ्रू वो सब चीजें एड्रेस कर लेंगे, ठीक है? चलिए मैं क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।